उस नाव पर अपनी माँ को लिटाकर नदी के रास्ते जाने लगता है। तभी उस जलाशय के पानी में से एक डरावनी भूतिया जल परी निकल आती है। बता, मंदिर से चोरी करके मिठाई क्यों खाया? बता, बहुत हिम्मत हो गई है ना? क्या करता, मुझे बहुत भूख लगी थी। पूरा दिन काम कर रहा था, दोपहर को भी खाना नहीं मिला, तब अब सो रही थी, इसीलिए मैंने मंदिर से बस थोड़ा सा ही मिठाई खाया है। तेरी माँ 3 दिन से बिस्तर पर पड़ी है, तो घर के सारा काम कौन करेगा? बता। माँ को 3 दिन से बुखार है, डॉक्टर दिखा के दवा खिलाने की पैसा नहीं दिया। अरे, तेरी तो जुबान बहुत चलने लगी है। आज तुझे अच्छा सबक सिखाऊंगा। ठहर, अभी जाकर तेरी माँ को बताती हूँ। चंद्रा शिकायत करने के लिए बिल्टू की माँ के कमरे में जाती है। दीदी, तुम 3 दिन से इस कमरे में लेटी हो और तुम्हारा बेटा मुझे उल्टा सीधा कहकर अपमान कर रहा है। क्या रे बिल्टू, बड़ों से किस तरह से बात करते हैं? क्या तुझे नहीं पता? जा, चाची से माफी मांग ले। नहीं माँ, मैंने कोई गलती नहीं की। जेठनी ने मुझे पूरा दिन खाने को कुछ नहीं दिया, इसलिए मंदिर से मिठाई खाया है। मिठाई खाया नहीं, चुराया है, चोर कहीं का। अब समझ आ रहा है कि गांव में जो रोज चोरी हो रही है, असल में वो चोर तू ही है। ये तो क्या बोल रही है छोटी बहू? चुप हो जा, चुप हो जा। क्यों चुप रहूं दीदी? तुमसे तो अपने बेटे को संभाला नहीं जाता। तुम पूरे दिन खा रही हो और लेटी पड़ी हो। तुम्हारी लापरवाही से वो एक चोर बन गया है। इसके बाद धीरे धीरे शाम हो जाती है। गांव के चारों ओर से शंखध्वनि सुनाई देती है। तब विकास मंदिर के सामने खड़े होकर, भाग्यवान, मुझे एक कप चाय और कुछ खाने को दो। पूरा दिन मैं बहुत काम किया, अब बहुत जोर से भूख लगा है। आप कमरे में जाओ, मैं पूजा खत्म करके दीदी से कहती हूँ कि आपके लिए चाय बना दे। इसके बाद विकास अपने कमरे में चला जाता है। उधर तब मुझसे और सहा नहीं जाता। माँ, सिर में बहुत दर्द हो रहा है क्या? ठीक है, मैं तुम्हारा सिर दबा देता हूँ। बिल्टू अपनी माँ का सिर दबाता है और बुखार उतारने के लिए माँ की सिर पर भीगी पट्टी लगाता है। उसकी बस में जितना हो सकता है वो माँ की देखभाल करता है। माँ को स्वस्थ करने के लिए जी जान लगाता है। ठीक तभी, दीदी, अब बहुत हो गया, उठो और जाओ अपने देवर के लिए चाय बना दो। माँ को बहुत तेज बुखार है जेठनी, उनके सिर में बहुत दर्द हो रहा है, डॉक्टर को बुला। चुप, बड़ों के बीच में तू मत बोल। अगर तेरी माँ चाय नहीं बना सकती तो तू जाकर बना दे। मेरे लिए भी एक कप बनाना, समझा? ये कहकर चंद्रा वहाँ से चली जाती है। बिल्टू रसोई में जाकर चूल्हा जलाकर चाय बनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ठीक से संभाल नहीं पाता। गरम चाय का पानी उसके हाथ पर गिर जाता है। मेरा हाथ जल गया, मेरा हाथ जल गया। ठीक तभी चंद्रा रसोई में आ जाती है। अरे गया गया गया, मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। इस नालायक लड़के ने पानी, दूध, चीनी सब गिरा दिया। हाय रे। बिल्टू तब रोते हुए रसोई से निकलकर भागते हुए अपनी माँ के पास चला जाता है। माँ, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। आपको डॉक्टर दिखाने के लिए जेठनी हमें पैसा नहीं दे रहा। हम यहाँ नहीं रहेंगे। चलो माँ, चलो यहाँ से। मैं समझ सकती हूँ कि मेरी बीमारी की वजह से तुझे बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन तेरे पिता का ये घर, जमीन छोड़कर कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? हम किसी पेड़ के नीचे रह लेंगे, किसी तरह पत्तों से घर बनाकर गुजारा कर लेंगे माँ, लेकिन यहाँ नहीं रहेंगे माँ। उसी रात को बिल्टू एक पोटली में कुछ जरूरी सामान लेकर अपनी माँ के हाथ पकड़कर घर से निकल पड़ता है। तब अंधेरा भी हो चुका था। चारों तरफ से लोमड़ी और झिंगुर की आवाज सुनाई दे रही है। माँ, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा?
डर किस बात का? साथ में मेरा बहादुर बेटा है ना। तुम चिंता मत करो माँ, मैं पहले तुम्हें डॉक्टर से इलाज करवाऊंगा, फिर जब तुम ठीक हो जाओगी हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। ठीक है बेटा, वैसा ही होगा। लेकिन अंधेरे में बिल्टू और उसकी माँ सही रास्ता नहीं पहचान पाते। वो गलती से एक जंगल में पहुँच जाते हैं। फिर जंगल के और गहराइयों में पहुँचते ही, बेटा अब मैं और नहीं चल सकता, सर पर बहुत दर्द हो रहा है। उफ, दर्द के मारे सर फटे जा रहा है, लगता है बुखार आया है। उफ, उफ। माँ तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है ना? पानी पियोगी? यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए अभी पानी लेकर आता हूँ। इसके बाद बिल्टू अपनी पोटली से एक लोटा निकलकर तालाब की तलाश करने लगा और थोड़ी देर इधर उधर ढूंढते हुए चांद की रोशनी में जंगल के अंदर उसे एक जलाशय दिखाई दिया। वो रहा एक जलाशय, मैं जल्दी से माँ के लिए पानी ले जाता हूँ। ये कहकर जैसे ही वो जलाशय के पास जाकर पानी में लोटा डुबोता है, तभी अचानक जलाशय में हलचल मच जाती है। ये क्या? पानी में इतना हलचल क्यों हो रहा है? पानी तो अभी शांत था। तभी उस जलाशय के पानी में से एक डरावनी भूतिया जल परी निकल आती है। कौन है तू? यहाँ क्या कर रहा है? मेरे जलाशय का पानी छूने की इजाजत तुझे किसने दी? तेरी इतनी बड़ी हिम्मत! नहीं, मतलब मैं सिर्फ पानी लेने आया था। मेरी माँ बहुत बीमार है, वो चल नहीं पा रहा। माँ को बहुत प्यास लगी है, कष्ट हो रही है। यहाँ खोखर जानवर और जहरीली सांप के वजह से कोई इंसान आने की हिम्मत नहीं करता। फिर इतनी गहरी जंगल में इस जलाशय की खोज तुझे कैसे मिली? मैं तुम्हें सब बताऊंगा, पहले मुझे थोड़ा पानी लेने दो। मेरी माँ को बहुत तकलीफ हो रही है। तेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं है, तेरी माँ मर चुकी है। ये सब तुम क्या बोल रही हो? मेरी माँ उस पेड़ के नीचे लेटी है, मैं जाके पानी पिलाऊंगी तो माँ ठीक हो जाएगी। ये कहकर बिल्टू जल्दी से अपनी माँ के पास जाता है। माँ, माँ कुछ बोलो माँ। माँ देखो, तुम्हारे लिए पानी लाया हूँ माँ, ये लो पानी पी लो माँ, पानी पी लो। पानी नहीं पीना है माँ, कुछ बोलो माँ। तेरी माँ अब नहीं बोलेगी, वो पानी भी नहीं पिएगी। अगर तू मेरा एक काम कर देगा तो मैं उसे फिर से जिंदा कर सकती हूँ। ये सुनते ही बिल्टू फिर से दौड़ते हुए उस भूतिया जलपरी के पास जाके कहता है, क्या तुम सच में मेरी माँ को ठीक कर सकती हो? बोलो बोलो, मुझे क्या करना है? मैं अपनी माँ के लिए सब कुछ कर सकती हूँ, मैं सब कुछ करूँगा। वो बहुत ही खतरनाक और कठिन काम है, क्या तू वो कर पाएगा? मैं हर तकलीफ सह लूंगा, जितना भी मुझे कष्ट हो, बस तुम मेरी माँ को ठीक कर दो। ठीक है, अगर तू मेरे कहे अनुसार सब कुछ करेगा, मैं तेरी माँ को जिंदा कर दूंगी और तेरी गरीबी भी हमेशा के लिए मिट जाएगा, देख लेना। लेकिन तुम कौन हो और इस जंगल के बीच इस जलाशय में क्या कर रही हो? मैं एक श्राप की वजह से कई युग से इस जलाशय में फंसी हूँ। वो काफी बड़ा घटना था। मेरा काम पूरा करके जब यहाँ लौटेगा तब वो कहानी बताऊंगी। इसके बाद वो डरावनी जलपरी बिल्टू को सारा काम समझाने लगती है। फिर बिल्टू एक बांस की नाव बनाकर जंगल के अंदर बहती हुई नदी में उस नाव पर अपनी माँ को लिटाकर नदी के रास्ते जाने लगता है। माँ, तुम बिल्कुल भी डरना मत, तुम्हारा बहादुर लड़का तुम्हारे साथ है ना। मैं उस डरावनी जलपरी का जो काम पूरा करने निकला हूँ,
मैं उस काम को जरूर पूरा करूंगा, चाहे मुझे जितनी भी तकलीफें उठानी क्यों न पड़े। मैं तुम्हें फिर से ठीक करूंगा माँ। ए जी सुनते हो, आज के लिए काफी मछलियाँ पकड़ ली, अब चलो वापस चलते हैं। रुको कमली, और एक बार जाल डालना पड़ेगा। जितनी मछली मिली है उससे दाल चावल तो हो जाएगा, लेकिन घर में हमारा छोटी बच्ची है, अगर उनके लिए कुछ अच्छा खाना न खरीद सके तो क्या फायदा। ठीक है, बस और एक बार। वैसे भी लगातार बारिश हो रही है और जैसे बादल छाए हैं उससे लगता नहीं कि बारिश रुकने वाली है। शाम भी हो गई। कमली के बात खत्म होते ही भुवन ने और एक बार जाल को नदी में डाल दिया। तभी बारिश की धारा और तेज होने लगी, लगातार बिजली गिरने लगी। ए जी सुनते हो, मुझे बहुत डर लग रहा है, चलो अब घर चले। हाँ, हो गया, चलो अब घर चलते हैं। इसके बाद भुवन और कमली जाल कंधे पर लटकाए और मछली की टोकरी सिर पर रखे जंगल के रास्ते से जाने लगे। तभी अचानक कमली, ये क्या हो गया? बचाओ, कोई है, बचाओ कमली, मैं आ रहा हूँ। बाघ कमली को खींचते हुए जंगल की गहराई में ले जाने लगा। तभी भुवन सब कुछ फेंक के कमली को बचाने के लिए बाघ की ओर भागा। तुम मुझे बचाने के लिए मत आओ, नहीं तो बाघ तुम्हें भी मार डालेगा। तुम हमारी बेटी का ख्याल रखना, उसका देखभाल करना। तुम यहाँ से जल्दी चले जाओ। और ये सुनकर भुवन रुक जाता है, वो बहुत रोने लगा। बाघ तब तक कमली को लेकर जंगल में न जाने कहां गायब हो गया। ये क्या हो गया कमली? घर जाके बेटी को क्या कहूँगा मैं? जब पूछेगी माँ कहाँ, तो मैं क्या कहूँगा? फिर से बाघ की दहाड़े सुनाई दी और इस आवाज से भुवन की चेतना वापस आई। मुझे अभी इस जंगल छोड़कर बेटी के पास जाना होगा, घर पर बेटी अकेली है। इसके बाद भुवन घर लौट आया और तब से वो अकेला ही अपनी बेटी की देखभाल करने लगा। वो बच्ची तब भी बोल नहीं पाती थी, बस रोती थी और अपनी माँ को ढूंढती थी। रो मत मेरी बच्ची, अब थोड़ी शांत हो जा। अब वो कभी वापस नहीं आएगी। अब मेरे घर में कभी भी वो दीपक नहीं जलाएगी। इस तरह भुवन की बेटी तितली धीरे धीरे बड़ी होने लगी। भुवन उसे बहुत प्यार से पाला। एक दिन तुझे बहुत कष्ट हो रही है ना बेटी? अब इतनी रात को दवा कहाँ से लाऊं? वैद्य की घर भी बहुत दूर है, तुझे अकेली छोड़कर मैं यहाँ से कैसे जाऊं? माँ, बहुत कष्ट हो रही है माँ। नहीं, मुझे कैसे भी करके दवा लानी ही होगी, तितली को कष्ट हो रही है। ये कहकर भुवन मजबूरी में बेटी को अकेला ही छोड़कर दवा लाने के लिए निकल पड़ा। लेकिन कुछ दूर जाते ही रुक जाइए, थोड़ा ठहरो तो सही। तुम कौन हो, इस अंधेरे में अकेली औरत? मुझे रुकने का समय नहीं है, घर में मेरी बीमार बेटी अकेली है, मुझे तुरंत दवा लानी होगी। इसीलिए तो कह रही हूँ, देखिए वो जो पेड़ है उसके पत्ते तोड़कर पीस के खिला दीजिए, बेटी ठीक हो जाएगी। तुम सही कह रही हो, मैं अभी लेकर जाता हूँ। बेचारा भुवन बिना कुछ सोचे जल्दी से उस पेड़ के पत्ते तोड़कर घर लौट आया। फिर उन पत्ते को पीसकर तितली को खिला दिया और कुछ पल में ही पिताजी, मुझे क्या हुआ था? आप इतनी हैरान होकर मुझे क्यों देख रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं बेटी, तुझे थोड़ा बुखार था, मैंने दवा दी थी। अब तेरी तबीयत कैसी है बेटी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ पिताजी, अब चिंता मत कीजिए।
इस तरह भुवन और तितली के दिन गुजरते गए और कमली की आत्मा हमेशा उनके साथ परछाई की तरह रहती थी। जब भी तितली को कोई तकलीफ होती या भुवन को कोई परेशानी होती, कमली हर बार उनकी मदद करती थी। पिताजी, कितना समय हो गया, आपने नदी में जाल डाला है, जाल को उठाइए ना। अभी उठा रही हूँ बेटी। सुबह से कितनी बार जाल फेंका, न जाने क्यों आज एक भी मछली जाल में नहीं फंस रही है। ये सुनते ही कमली की आत्मा पानी में डुबकी लगाती है और जादू से भुवन के जाल में ढेर सारी मछलियाँ भर देती है। जब भुवन जाल को खींचकर ऊपर लाया, अरे देखो तितली बेटी, जाल में कितनी सारी मछलियाँ फंसी है। हाँ पिताजी, ये तो बहुत सारी मछलियाँ। लेकिन पिताजी, एक भी हिल्सा मछली नहीं आई। नहीं बेटी, हिल्सा मछली नहीं फंसी। छोड़ो, जो मछलियाँ मिली है उन्हें बेचकर जो पैसे मिलेगा उतना काफी होगा। और ये सारी बातें दूर से कमली की आत्मा सुनती है। इसके बाद भुवन और तितली मछलियाँ लेकर बाजार की ओर जाने लगते हैं। पता है पिताजी, कल स्कूल में सब कह रहे थे कि अगले पूर्णिमा के दिन हिल्सा मछली के उत्सव है। सबके घर में हिल्सा मछली पकाया जाएगा। क्या हमारे घर में भी होगा? पता नहीं बेटी, अगर जल में हिल्सा मछली फंसेगी तो देखेंगे। जल्दी चलो बेटी, बाजार खत्म होने से पहले ये सारी मछलियाँ बेचना पड़ेगा। वाह, चारों तरफ से हिल्सा मछली तलने की खुशबू आ रही है। इससे हिल्सा मछली खाने की इच्छा और भी बढ़ती जा रही है। फिर तितली और भुवन मछलियाँ बेचने के बाद घर लौट आते हैं। लेकिन उस दिन शाम होते ही भुवन की तबीयत खराब होने लगा। 4 दिन बीत गए, लेकिन तब भी उसकी सर्दी, खांसी, बुखार ठीक नहीं हुई। आज भी तबीयत ठीक नहीं हुई। देखते देखते 4 दिन बीत गए। आज पूर्णिमा है और बेटी ने हिल्सा मछली खाने की इच्छा की थी। लेकिन मैं नदी में जाल डालने भी नहीं जा सका। बेटी तितली, तितली। आइए पिताजी, मैं आंगन में हूँ, अभी आती हूँ। तितली जल्दी अंदर आके कहती है, आपने बुलाया पिताजी, कुछ चाहिए था, पानी दूँ? नहीं बेटी, इतना चिंता करने की जरूरत नहीं। इस बाप का और कितना ख्याल रखेगी। हाँ, तूने कुछ खाया बेटी? हाँ पापा, घर में मुरमुरा था, पानी में मिला के खाई थी। आज पूर्णिमा है, हिल्सा उत्सव के दिन तुझे हिल्सा मछली खाने का बहुत मन है ना बेटी? नहीं पिताजी, बिल्कुल नहीं। आप सो जाइए, मैं आपको हवा करती हूँ। भुवन बुखार में कांपते हुए बिस्तर पर लेट जाता है। तभी अचानक कुछ लोगों की आवाज सुनाई देती है। सभी सावधान हो जाओ, पानी तेजी से आ रहा है, सावधान हो जाओ सभी। तभी एक आदमी तितली के घर के बाहर खड़े होकर उसे पुकारने लगता है। तितली, तितली, जल्दी बाहर आ। क्या हुआ चाचा, कुछ हुआ क्या? तितली, पिताजी को लेकर घर में ही रहना, बाहर मत निकलना। नदी का पानी किनारा पार करके गांव में घुस रही है। मैं चलता हूँ, सावधान रहना। कुछ ही देर में बाढ़ का पानी तेजी से तितली के आंगन तक पहुंच जाता है और उस पानी के साथ पिताजी, बाढ़ के पानी के साथ आंगन में कितनी सारी हिल्सा मछलियाँ आई हैं। जल्दी आकर देखिए, मैं तब तक जाल लाने जाती हूँ। ये कहकर तितली दौड़ते हुए घर के अंदर जाती है और जाल लेकर आंगन के पानी में डालते ही बहुत सारी हिल्सा मछलियाँ पकड़ती है। तितली की ये खुशी उसके पिता और पेड़ पर बैठी उसकी माँ की आत्मा देख रही थी। पिताजी, आप कमरे में आराम कीजिए, मैं जल्दी से चूल्हा जलाकर चावल पकाती हूँ और साथ में हिल्सा मछली। सावधानी से करना बेटी, ख्याल रखना कोई चोट न लग जाए। तितली रसोई में जाकर चूल्हा जलाती है और अपने नन्हे नन्हे हाथों से गर्मा गर्म चावल और हिल्सा मछली तलती है। फिर प्लेट पर चावल और तली हुई मछली लेकर कमरे में आई। लीजिए
लीजिए पिताजी, जल्दी से खा लीजिए, आपको पूरा खाना खत्म करना होगा। और इस प्यारे दृश्य को मन भर के देखते ही रहती है कमली की आत्मा। तो बिल्कुल चिंता मत कर बेटी, तेरी हर इच्छाएं पूरी करने की कोशिश मैं हमेशा करती रहूंगी। क्या अब बड़े होकर भी कार्टून देखना पसंद करते हैं? तो अपना नाम कमेंट करें और हमारे पिछले वीडियो से लाकी ड्रॉ में चुने गए नाम हैं आयत, जय, मन्नू, मनसिन, ज्योति, उमा, ममता, पवन, रिम्पी, करण, वर्षा, सोनम, सुमैया, नीतेश, नंदानी। जिन दर्शकों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके फिर कमेंट में अपना नाम लिखा, हमारे अगले वीडियो में उन्हीं के नाम चुने जाएंगे। इसीलिए फेयरी टून्स यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पर आई हमारी अगली कहानी भी देखें। उसमें भी आपका नाम हो सकता है। अगर नाम नहीं आया तो अगले वीडियो में आपका नाम लिख दीजिए। सोच क्या रहे हैं? जल्दी से क्लिक करके देखिए।